डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12। छात्राओं, बीए फर्स्ट ईयर में हमने अभी तक पिछली कक्षा में बंग महिला राजेंद्र बाला घोष द्वारा रचित दुलाई वाली कहानी का प्रारंभ किया था और लगभग आधी कहानी तक मैंने आपको पढ़ाया था। उसमें जानकी देई अपने पियर यानी कि अपने मायके आई हुई है और अपने पति वंशीधर के साथ। वंशीधर गंगा घाट पर नहाने गए हुए हैं और अचानक से आकर वह उसे तैयार होके चलने की बात कहते हैं। जानकी को इस बात पर बड़ा गुस्सा आता है कि इतनी जल्दी भी कोई तैयार हो सकता है क्या। लेकिन फिर भी चूँकि एक भारतीय स्त्री हमेशा झुंझलाए या कुछ भी हो, अंततः वही करती है जो उसका पति चाहता है। और इसी कहानी में उसको अचानक से अपने मित्र और संबंधी दोनों ही उसका एक पत्र मिलता है कि आज मैं यहीं से निकल रहा हूँ, आप भी इसी रेल में बैठकर आ जाओ। इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे दुलाई वाली राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे कि अचानक वंशीधर की नज़र अपनी धोती पर पड़ी और अरे एक बात तो मैं भूल ही गया कहकर पछता से उठे। इक्के वाले के कान बचाकर जानकी जी ने पूछा, क्या हुआ? क्या कोई ज़रूरी चीज़ भूल आए? नहीं, एक देशी धोती पहनकर आना था, सो भूल कर विलायती ही पहन आए। नवल कट्टर स्वदेशी हुए हैं ना, वे बंगालियों से भी बढ़ गए हैं। देखेंगे तो दो चार सुनाए बिना न रहेंगे। अर्थात नवल जिसके साथ वो जाना चाह रहे हैं वो उनका बुआ का बेटा भी है और उनका दोस्त भी है, मित्र। रिश्तेदार से ज़्यादा वह उनका मित्र है जो कि कट्टर स्वदेशी है। इसमें इस बात का हवाला दिया है और वह उसका पक्ष लेते हुए बोलते हैं अपनी पत्नी जानकी से, और बात भी ठीक है, नाहक विलायती चीज़ें मोल लेकर क्यों रुपए की बर्बादी की जाए। देसी लेने से भी दाम लगेगा ही सही, पर रहेगा तो देश में ही। जानकी जरा भौएं टेढ़ी करके बोली, धोती तो धोती, पहनने से काम, यह क्या बुरी है। इतने में स्टेशन के कुलियों ने आ घेरा। वंशीधर एक कुली करके चले। इतने में इक्के वाले ने कहा, इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो ड्योरे दर्जे का टिकट मिलता है। वंशीधर फिर कर बोले, अगर मैं ड्योरे दर्जे का ही टिकट लूँ तो? इक्का वाला चुप हो गया। इक्के की सवारी देखकर इनसे ऐसा कहा, यह कहते हुए वंशीधर आगे बढ़ गए। अर्थात इसका आशय क्या है? इक्का यानी कि रिक्शा या तांगा, उसमें बैठकर आने वाला व्यक्ति रेल के अच्छे दर्जे में ही यात्रा करेगा, ऐसा उसने सोचा और इसी बात को देखते हुए उसने अपनी सलाह वंशीधर को दे दी। यथा समय रेल पर बैठकर वंशीधर राजघाट पर करके मुगल सराय पहुँचे। वहाँ पुल लांघकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा बैठे। आप नवल से मिलने की खुशी में प्लेटफॉर्म के इस छोर से उस छोर तक टहलते रहे। देखते देखते गाड़ी का धुआं दिखाई पड़ा। मुसाफिर अपनी अपनी गठरी संभालने लगे। रेल देवी भी अपनी चाल धीमी करती हुई गंभीरता से आ खड़ी हुई। वंशीधर एक बार चलती गाड़ी ही में शुरू से आखिरी तक देख गए, पर नवल का कहीं पता नहीं। वंशीधर फिर सब गाड़ियों को दोहरा गए, भीतर घुस कर एक एक डिब्बे में देखा, किंतु नवल
न मिले। अंत में आप खिजला उठे और सोचने लगे कि मुझे तो वैसी चिट्ठी लिखी और आप न आए, मुझे अच्छा उल्लू बनाया। अच्छा, जाएंगे कहाँ? भेंट होने पर समझ लूँगा। सबसे अधिक सोच तो इस बात का था कि जानकी सुनेगी तो ताने पर ताना मारेगी, पर अब सोचने का समय नहीं। रेल की बात ठहरी। वंशीधर झट गए और जानकी को लाकर जनाना गाड़ी में बिठा दिया। जनाना गाड़ी, जो कि आजकल अपन ने देखा है ट्रेन में एक महिला कोटा होता है, उसमें उन्होंने अपनी पत्नी जानकी को बिठा दिया। वह पूछने लगी, नवल की बहू कहाँ है? जानकी ने वंशीधर जी से पूछा कि नवल की बहू कहाँ है? नवल वही जो उनके मित्र आए हुए थे। वह नहीं आए, कोई अटकाव हो गया क्या कहकर आप बगल वाले कमरे में जा बैठे। टिकट तो ड्योढ़े का था, पर ड्योढ़े दर्जे का कमरा कलकत्ता से आने वाले मुसाफिरों से भरा था, इसलिए तीसरे दर्जे में बैठना पड़ा। जिस गाड़ी में वंशीधर बैठे थे उसके सब कमरों में मिलाकर कुल 10-12 ही स्त्री पुरुष थे। समय पर गाड़ी छूटी। नवल की बातें और न जाने क्या क्या अगड़ बगड़ सोचते कई स्टेशन पार करके मिर्ज़ापुर पहुंची। मिर्ज़ापुर में पेट राम की शिकायत शुरू हुई। उसने सुझाया कि इलाहाबाद पहुंचने में अभी देरी है। पेट राम यानी कि पेट राम अर्थात पेट, जो भूख का एहसास। पेट राम की शिकायत यानी भूख का एहसास। चलने के झंझट में अच्छी तरह उसकी पूजा किए बिना ही वंशीधर ने बनारस छोड़ा था, इसलिए आप झट प्लेटफॉर्म पर उतरे और पानी के बम्बे से हाथ मुंह धोकर एक खोंचे वाले से थोड़ी सी ताज़ा पूड़ियाँ और मिठाई लेकर निराले में बैठ आपने उन्हें ठिकाने पहुंचाया। निराले में बैठ के यानी कि शांत जगह, एकांत जगह में जाकर उन्होंने ठिकाने पहुंचाया, यानी कि पेट में, यानी अपनी भूख को शांत किया। पीछे से जानकी की सुधाई। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती हैं, वे रेल का खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर बात हुई तब वंशीधर लौटकर अपने कमरे में आ बैठे। यदि वे चाहते तो इस समय ड्योढ़े में बैठ जाते, क्योंकि अब भीड़ कम हो गई थी, पर उन्होंने कहा थोड़ी देर के लिए कौन बखेड़ा करे। वंशीधर अपने कमरे में बैठे तो 2-1 मुसाफिर अधिक दिख पड़े। आगे वालों में से एक उतर ही गया था। जो लोग थे सब तीसरे दर्जे के योग्य जान पड़ते थे। अधिक सभ्य कोई थे तो वंशीधर ही थे। उनके कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी। वह बेचारी सिर से पैर तक ओढ़े, सिर झुकाए, एक हाथ लंबा घूंघट काढ़े, कपड़े की गठरी सी बनी बैठी थी। वंशीधर ने सोचा इनके संग वाले भद्र पुरुष के आने पर उनके साथ बातचीत कर समय बिताएंगे। 1-2 करके तीसरी घंटी बजी। तीसरी घंटी किसकी? ट्रेन की। ट्रेन चलने के पहले जो हॉर्न देती है उसके लिए कहा है कि ट्रेन की घंटी बजी। जब वह स्त्री कुछ अचकचाकर थोड़ा सा मुंह खोले जंगले के बाहर देखने लगी। जो ही गाड़ी छूटी वह मानो कांपती सी उठी। रेल का लेना देना तो हो ही गया था, अब उसको किसी की क्या परवाह। वह अपनी स्वाभाविक गति से चलने लगी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भी न थी, केवल 2-4 आदमी रेल की अंतिम विदाई तक खड़े थे। जब तक स्टेशन दिखाई दिया तब तक वह बेचारी बाहर की ओर देखती रही, फिर अस्पष्ट स्वर में रोने लगी। उस कमरे में 3-4 प्रौढ़ा स्त्रियां जो कि ग्रामीण थीं बैठी हुई थी। एक जो उसके पास की ही थी कहने लगी, अरे इनकर
मनई तो नाही आइलेन। हो देख लो रोवन कथैन करथैन। दूसरा, अरे दूसर गाड़ी में बैठे होइन। पहली, दूर बहोरी ई जनानी गाड़ी थेड़े है। दूसरी, तऊ तो भलू तो कहूँ कहकर दूसरी भद्र महिला से पूछने लगी, कौन गाँव उतरबू बेटा? मिर्जेपुर चढ़ी हूँ ना। इसके जवाब में उसने जो कहा वह ना सुन सकी। तब पहली बोली, हट हम पूछ लें ना, हम कहाँ कहाँ उतरऊ हो? आई इलाहाबाद। दूसरी, इलाहाबाद कौन गांव की हो गोइयाँ? वह अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें वो दोनों स्त्रियां आपस में और उस जो महिला बैठी थी उससे बातें करने लगी। पहली, अरे नहीं जान लूँ प्रयाग जी, जहाँ मनई मकर नहाए जाला। दूसरी, भला प्रयाग जी काहे ना जानीत ले कहीं के नाही, तोहरे पंच के धर्म से 4 दाई नाहिन चुकी हई। ऐसा हो सोमवारी आउर गहन दका दका लगा रहा, ताउन तोहरे काशी जी नाहिन गए हैं। इस प्रकार वो महिलाएं आपस में बातचीत करने लगी और उसके बारे में अपने ही मन में विचार प्रकट करने लगी। दोनों महिलाओं की बातें वह महिला चुपचाप सुनती रही और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अभी तक इस कहानी में उसके ट्रेन में बैठ जाने के बाद वो महिला कौन थी, कहाँ से आ रही थी, अलग अलग भ्रम अपने अपने सुनाए। और अभी अपन आज इस कक्षा में इस कहानी को यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे की कहानी अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।